ओम श्री गुरुवे नमः। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन, चैप्टर 3। देव मानवों के सृजन हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। माता पिता की शारीरिक और मानसिक संरचना के अनुरूप संतान का स्वास्थ्य और बुद्धि वैभव होने की बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए जहाँ सुविकसित संतानोत्पादन का प्रश्न आता है, वहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उद्गम स्रोत शुक्राणु का स्तर क्या और कैसा है। यह बात बच्चों के शरीर और मन के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, वरन उनके व्यक्तित्व, भविष्य और चरित्र की संभावना पर भी पूरी तरह लागू होता है। देखा गया है कि माता पिता से मिलता जुलता रंग रूप बालकों का होता है। देखा गया है कि उनका दुबला मोटा या सुडौल होना भी इस बात पर निर्भर रहता है कि माता पिता में से जो प्रजनन में अग्रिम भूमिका निभाता हो, उसका अथवा दोनों का शरीर कैसा था। एक या दोनों ही शरीर या मन की दृष्टि से लड़खड़ाने लगे तो संतान का स्तर ऊंचा होने की आशा नहीं की जा सकती। देखा गया है कि कितने ही रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दमा, मधुमेह, गठिया जैसे रोग विरासत में मिलते और उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होते चले जाते हैं। उतावली, उत्तेजना, चंचलता जैसे स्वभावों, आवेशों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती हैं। हल्की फुल्की आदतें जो ठीक से अनुभव में नहीं आती, वे भी पीढ़ियों तक चली जाती हैं। जन्म जाति का नीच ऊंच या छूत छात से भी संबंध नहीं है, पर उसके पीछे वंशानुक्रम की विशेषताओं के हस्तांतरण की बात में कुछ सच्चाई है। इसे हम जब अपने इर्द गिर्द नजर डालकर भी देख सकते हैं। एक ही क्षेत्र में, एक ही जलवायु में जन्मते और पलते बालकों और लोगों के रंग रूप और गुण स्वभाव में काफी अंतर पाया जाता है। इसमें अन्य कारणों के अतिरिक्त वंशानुक्रम की भूमिका सर्वप्रमुख होती है। उसी क्षेत्र के आदिवासी, हरिजन, राजपूत, व्यवसायी आदि को उनकी आकृति भर देखने में बहुत कुछ पहचाना जा सकता है। आदतों की बात जहाँ आती है, वहाँ तो यह तथ्य और भी अधिक उजागर होने लगता है। कुछ अपराधी प्रकृति की जनजातियाँ सुधार प्रक्रिया के दबाव में ही अपने को बहुत धीमे से सुधार पा रही हैं। इस कठिनाई में जहाँ उनके पारिवारिक वातावरण को कारण कहा जाता है, वहाँ वंशानुक्रम का दबाव भी कम नहीं होता। यहाँ सुधार
परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है और न जो है उसे पत्थर की लकीर सिद्ध किया जा रहा है। बात इतनी बर है कि वंशानुक्रम के दबाव का महत्व समझा जाए और उसके कारण पीढ़ियों के स्वरूप निर्धारण की भूमिका को नजरअंदाज न किया जाए। विवाह एक बात है और संतान का स्तर बनाना दूसरी। यों प्रत्यक्षतः दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गया है तो भी तथ्य एक दूसरे से भिन्न है। विवाह तो ग्रह व्यवस्था, शरीर सुविधा, विनोद, सहयोग तक सीमित रहने वाला प्रसंग है। नर नारी अपनी सुविधा एवं रुचि के आधार पर प्रायः इसी निमित्त विवाह करते हैं। प्रचलन यह भी है कि जब विवाह हो जाता है तो उन्हीं का पारस्परिक सानिध्य संतानोत्पादन भी करने लगता है। यौन कर्म के कारण गर्भ धारण प्राणी जगत का एक प्रवाह प्रचलन है। यह चलता और चलता रहेगा, पर यदि संतान का स्तर भी विचारणीय हो तो प्रश्न पर नए सिरे से विचार करना होगा और देखना होगा कि उसके निमित्त कारण जिन्स का स्तर उत्पादन करता विकसित कर पाए कि नहीं। वंश परंपरा के साथ चलने वाली आंतरिक उत्कृष्टता का संपादन हो सका या नहीं। इस संदर्भ में स्वास्थ्य और बुद्धि कौशल्य ही पर्याप्त नहीं। यह दोनों ही उथली वस्तुएं हैं जो संतान के रंग, रूप, स्वभाव आदि तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। वरिष्ठ, प्रतिभावान, व्यक्तित्व संपन्न एवं मनस्वी पीढ़ियां चाहिए तो जन्मदाताओं को न केवल अपना बहिरंग परिपुष्ट करना पड़ता है, वरन अंतरंग को भी इतना समुन्नत बनाना होता है ताकि उस सूक्ष्म स्तर के आधार पर उत्पादन में बीज रूप में महानता विद्यमान रहे और वंशानुक्रम में सम्मिलित होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। दाम्पत्य जीवन और वंशानुक्रम का तालमेल ठीक बैठे तब तो हर दृष्टि से सौभाग्य की बात है और संतानोत्पादन को सार्थक, उत्साहवर्धक एवं श्रेयस्कर कहा जा सकता है। यदि वैसा न हो तो गृहस्थ जीवन का काम चलाऊ ढर्रा घूमते रहने पर भी किसी उत्साहवर्धक प्रजनन की आशा नहीं की जा सकती। शारीरिक या मानसिक रुग्णता यदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बनी रहे तो फिर उन विकृतियों को भावी पीढ़ी में हस्तांतरित होने से रोका नहीं जा सकेगा। रुग्ण रहने वाली पत्नी निरोग बच्चे कैसे उत्पन्न करेगी? विक्षिप्त मनस्थिति का पति बुद्धिमान बच्चों का पिता नहीं कहला सकेगा। अयोग्यता की स्थिति से अच्छा यही है कि दंपति जीवन को गृहस्थ व्यवस्था तक ही सीमित रखा जाए, सहयोग पूर्वक परिवार चलाया जाए। खेलने को खिलौने चाहिए तो अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति प्रेरणा से प्रेरित होकर जैसी भी कुछ भली बुरी उपलब्धि हाथ लगे
उसे कर्मफल या भाग्य विधान कहकर संतोष करना चाहिए। उच्च स्तरीय संतानोत्पादन का प्रश्न हो तो फिर जन्मदाताओं को अपने आपे की अनेक दृष्टियों से विशिष्ट बनाना होगा और बात इतनी आगे तक ले जानी होगी जिसमें प्रजनन के उत्तरदायी घटक शुक्राणु, डिंबकोश, जीन्स में सुसंस्कारितता का वंशानुक्रम के रूप में परिणति हो सकने वाला वर्चस्व उदय हो सके। यह कम कठिन नहीं है, साधन साध्य है। सुप्रजनन का श्रेय प्राप्त करने के लिए इससे कम मूल्य चुकाने से बात बनती नहीं। कई बार पति पत्नी दोनों ही सुप्रजनन से अभिष्ट उत्कृष्टता संपादित कर चुके होते हैं। ऐसी दशा में वातावरण या सुविधा साधनों के अभाव में भी बालकों का स्तर ऊंचा होता है। लव कुश, अभिमन्यु जैसे अनेक उदाहरण इस संदर्भ में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राम और सीता दोनों की ही अंतरंग उत्कृष्टता ऐसी थी जिससे उनकी संतानें साधन सुविधा के अभाव में भी अपने बलबूते विकसित हो सकी। वनवास में साधनों का अभाव रहना स्पष्ट है। तपस्वी वाल्मीकि का संरक्षण भर था। जिस सघन सानिध्य को वातावरण कहा जाता है वह तो अकेली सीता का ही था। ऐसी दशा में सुविधा साधन और वातावरण के कारण संतान का स्तर उठाने वाली मान्यता कट जाती है और सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम के मध्य काम करने वाली उत्कृष्टता ही सुप्रजनन की प्रधान भूमिका निभाती है। अर्जुन सुभद्रा के सानिध्य में जन्मे अभिमन्यु का व्यक्तित्व सर्वविदित है। 16 वर्ष की आयु में ही वह समर्थ सेनापति की भूमिका निभाने चक्रव्यूह में घुस पड़ा था। ऐसी प्रतिभा के विकास में अभिभावकों का स्तर ही अपनी विशिष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सुविधा साधन, शिक्षण, वातावरण यों उसे मिला होगा, पर वैसा तो अन्यों को भी मिलता है। फिर भी वे लोग उस स्थिति में क्यों नहीं पहुंचते, उस स्तर के क्यों नहीं बनते। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि एक क्षण अत्यधिक प्रखर हो तो दूसरे के घटियापन से भी काम चल जाता है। अवरोध उत्पन्न करने वाली रुग्णता, विक्षिप्तता न हो तो भी विशिष्ट पक्ष अपनी वरिष्ठता का प्रभाव प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। मकर ध्वज और घटोत्कच के उदाहरण ऐसे ही हैं। लंका दहन के उपरांत हनुमान जब स्नान के लिए समुद्र में कूदे तो उनके कुछ घटक पानी में बह गए। कहते हैं कि उन्हें एक मछली निगल गई और उससे पिता के समान पराक्रमी मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। यहाँ मछली से अभिप्राय किसी पिछड़े स्तर की नारी से भी हो सकता है। भीम जब अज्ञातवास में थे तो किसी वनवासी पिछड़े परिवार के साथ उनकी घनिष्ठता जुड़ गई। फलतः हिडम्बा नामक किसी पिछड़े स्तर की महिला से भीम के सदस्य बलशाली घटोत्कच का जन्म हुआ। सर्वविदित है कि महाभारत में उसने
अनगढ़ होते हुए भी भीम के सदस्य ही पराक्रम दिखाया था। रावण पुत्र मेघनाद की विशेषता उसके पिता द्वारा प्रदत्त थी। मंदोदरी का वर्चस्व रहा होता तो वे बालक के दैत्य न होकर सौम्य सज्जन स्तर के रहे होते। नर की भांति नारी की वरिष्ठता भी अपना एकाकी चमत्कार दिखा सकती है। अनिवार्य नहीं कि पति का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो। मदालसा और भीष्म की माता गंगा का उदाहरण ऐसा ही है। उन महान महिलाओं के पतियों का स्तर वैसा नहीं होता था तो भी वे अपनी एक पक्षीय प्रखरता का परिचय देते हुए ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवोपम अष्ट वसुओं को जन्म देने में समर्थ हुई। शिवाजी को सुसंस्कारी बनाने वाली जीजाबाई, विनोबा, शिवोबा और बालकोबा को सृजन करने वाली उनकी माता का नाम भी ऐसे ही उदाहरण में सम्मिलित होता है। विशिष्ट उत्पादन की क्षमता अर्जित करने के लिए चिकित्सा उपचारों की अपेक्षा इस प्रयोजन को पूरा करने वाली तप साधनाओं की गरिमा भारतीय अध्यात्म में अत्यधिक मानी गई है। राजा दिलीप सुसंतति चाहते थे, पर वे उस दृष्टि से असमर्थ थे। वे वशिष्ठ आश्रम गए, लंबे समय तक रानी समेत गौ दुग्ध कल्प करते रहे तथा साधनारत रहे। परिणामतः उन्हें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। कृष्ण ने भी जब वैसी आवश्यकता समझी तब उस स्तर की क्षमता अर्जित करने के लिए रुक्मणी समेत बद्रीनाथ की तपस्थली में 12 वर्ष तक निवास किया। उस अवधि में मात्र जंगली बेर खाकर वे निर्वाह करते रहे। इस बेर कल्प के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम बद्रिकाश्रम पड़ा। बद्री संस्कृत में बेर को कहते हैं। इसी आधार पर वे कृष्ण के समतुल्य समझे जाने वाले प्रद्युम्न को जन्म देने में समर्थ हुए। इन सब उदाहरणों में इंद्रिय संयम की सामर्थ्य समझी जानी चाहिए एवं उसे आज की परिस्थितियों में तो अतिशय महत्व दिया ही जाना चाहिए। सुप्रजनन की दृष्टि से संयमी लोग ही सफल एवं सक्षम होते पाए गए हैं। कामुकों में रति कौशल्य हो सकता है, किंतु वे बीज निर्माण के क्षेत्र में सर्वथा पिछड़े हुए पाए जाते हैं। ऐसे लोगों द्वारा व्यक्तित्व संपन्न संतान की आशा नहीं की जा सकती। बलिष्ठ और सुंदर लोग अपनी अनुकृति को जन्म दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञा, प्रतिभा और सुसंस्कारिता के क्षेत्र में भी उसी स्तर के सृजनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस संदर्भ में संयम, सदाचार को जितना महत्व दिया जा सके देना चाहिए। प्रजनन विशेषज्ञ जॉन मैक्लाइड की गणना के अनुसार स्वस्थ मनुष्य के 1 क्यूबिक मिलीमीटर वीर्य में 1 करोड़ 17 लाख शुक्राणु होने चाहिए, पर इन दिनों औसत अमेरिकी में वे घटकर 60-70 लाख से अधिक नहीं पाए जाते हैं। किसी किसी वर्ग
या क्षेत्र में तो उनकी संख्या और भी कम होकर 40 लाख से भी कम रह गई। इसका प्रभाव न केवल प्रजनन पर पड़ता है, वरन रतिकर्म में शारीरिक अक्षमता के रूप में भी देखा जाता है। मानसिक कामुक चिंतन एक बात है, उसे तो वृद्धजन भी करते रहते हैं, किंतु शारीरिक क्षमता विशुद्ध रूप से उस क्षेत्र के स्नायविक रक्त प्रवाह एवं ऊर्जा प्रदान करने वाले उन तत्वों पर निर्भर हैं जो शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। विश्व का भविष्य मानवीय उत्कृष्टता के साथ जुड़ा होने का तथ्य यदि हृदयगम किया जा सके तो अवांछनीय प्रजनन रोकने के लिए इन दिनों पूरे उत्साह के साथ चल रहे संतति नियमन आंदोलन की तरह सुप्रजनन के लिए ऐसे ही रचनात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सुयोग्य नारियों की पड़ेगी। उनका स्तर गया गुजरा रहा तो फिर मात्र पुरुषों की उत्कृष्टता से प्रयोजन की पूर्ति हो नहीं सकेगी। बीज की उपयोगिता आवश्यकता तो है, पर ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि खेत की उर्वरा शक्ति किस स्तर की है। पुरुष प्रधान समाज में अब तक इस संदर्भ में श्रेय पुरुष को ही मिलता रहा है, जबकि तथ्य ठीक इससे उल्टे रहे। मदालसा, सीता, शकुंतला आदि के विकसित व्यक्तित्व ही ऐतिहासिक संतानें दे सके। विनोबा, शिवाजी आदि को उनकी माताओं ने ही गढ़ा था। द्रौपदी, सुभद्रा और कुंती के उदाहरण प्रख्यात है। उच्च स्तरीय नारी व्यक्तित्व के बिना मात्र नर का पौरुष कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सकता। एक नर के शरीर से निःसृत शुक्राणुओं से सहस्त्रों नारियां गर्भाधान पा सकती हैं। परंपरागत रतिक्रिया की उपेक्षा कर दी जाए और कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग को अपना लिया जाए तो एक सुयोग्य नर से हजारों लाखों तक संतानें उसी के जीवन काल में प्राप्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं, मरण के उपरांत भी इस प्रक्रिया के आधार पर कोई सुयोग्य व्यक्ति संतानोत्पादन का क्रम जारी रख सकता है। इस प्रकार के लिए उपयुक्त नारियां न मिलने पर क्या कृत्रिम गर्भाशय में पकाकर अभिष्ट संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं? इस ओहापोह में इन दिनों टेस्ट ट्यूबों का प्रयोग उत्साहपूर्वक हो रहा है। इस प्रयास में ब्रिटेन के 2 वैज्ञानिकों ने भारी ख्याति अर्जित की है। एक R.G. एडवर्ड्स वेबस्टर इंटू ब्रैकेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रैकेट कंप्लीट, और दूसरे डॉक्टर P.C. स्टेपर्ट आल्डम जनरल अस्पताल UK। उन्होंने वंध्या नारियों को छोटे ऑपरेशनों के उपरांत संतानोत्पादन में समर्थ ही नहीं बनाया, कृत्रिम गर्भाधान के सहारे अधिक समुन्नत स्तर की संतानें उत्पन्न कराई जो उनके विद्यमान जोड़े नहीं कर सकते थे। अमेरिका के प्रजनन विज्ञानी डॉक्टर हैरिस ने भी इसी स्तर के प्रयोग किए हैं और
परिणामों को देखते हुए भावी संभावनाओं के संबंध में उत्साहपूर्वक सफलताओं का संकेत दिया है। बुद्धि और कौशल को सुविधा संपन्न भर उपयोगी मानते हुए तत्वज्ञों का यह कथन दिन दिन अधिक प्रखर होता जा रहा है कि अनुवांशिकी आधार पर मनुष्य की समर्थता बढ़ाने को प्रमुखता दी जाए, क्योंकि चिरस्थायी विशिष्टताएं विकसित किया जाना उसी आधार पर संभव हो सकता है। वे पतित प्रवृत्तियों के लोगों को बदलने में भी सुधार या प्रताड़ना वाले प्रयासों को अपर्याप्त मानते हैं और कहते हैं उनके अभ्यस्त ढांचे को बदलने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होना चाहिए, उनकी नस्ल में फेरफार किया जाना चाहिए। डॉक्टर क्रूकशैंक ने मानवीय प्रवृत्तियों को पीढ़ियों से चला आ रहा संचय कहा है। वे मानवीय पुरुषार्थ का महत्व तो मानते हैं, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि वंशानुक्रम से न केवल आकृति एवं प्रकृति का संबंध है, वरन अच्छी एवं बुरी परंपराएं, आदतें एवं प्रवृत्तियां भी श्रृंखलाबद्ध रूप में जुड़ी चलती हैं। व्यक्तित्व को सुधारने के लिए शिक्षण परक उपायों की उपयोगिता मानते हुए भी वे कहते हैं, यदि प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी मनुष्य को परिष्कृत बनाना हो तो यह कार्य उनके जन्मदाताओं को प्रजनन की बात सोचने से पूर्व अपने निज के सुधार परिष्कार के रूप में आरंभ करना चाहिए। इतना ही नहीं, यह प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी चलें तो ही बात बनेगी। जातियों का बहुत कुछ संबंध प्रदेशों से भी है। वातावरण में न केवल उस क्षेत्र के प्रचलन वरन जलवायु में घुसे हुए तत्व भी भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करने और परंपराओं को दिशा देने की अदृश्य भूमिका प्रस्तुत करते देखे गए हैं। जातीय विशेषताओं पर विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर E.A. रॉस ने एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में रॉस ने विभिन्न जातियों की मौलिक विशेषताओं का उल्लेख सामान्य घटनाक्रमों के माध्यम से किया है। उनका कहना है कि वंश परंपरा से प्राप्त नैतिक संस्कारों में उत्तरी यूरोप के निवासी दक्षिण यूरोप के निवासियों से आगे बढ़े हुए हैं। अपने एक उदाहरण से उन्होंने अपनी बात और भी स्पष्ट की है कि जहाजी दुर्घटनाओं के अवसर पर उत्तरी यूरोप के निवासियों में दक्षिणी यूरोप के निवासियों की तुलना में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, दुर्बलों के प्रति करुणा एवं सेवा की भावना अधिक पाई जाती हैं। दक्षिणी यूरोप के निवासी ऐसे अवसरों पर घबरा जाते तथा अपना संतुलन खो बैठते हैं। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों जैसे कमजोर वर्गों के बचाव के लिए प्रयत्न करने की बात सोचते हैं, जबकि उत्तरी यूरोप वासियों में इसके विपरीत प्रवृत्ति पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, उन्होंने मॉन्टटेवर, नॉटिस, एजेस, मोहिगान, वेस्टलैंड, टाइटैनिक जहाजों के डूबने के समय का मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किया है कि जहाज के अधिकारियों ने सभी बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जबकि लाबुरगोए
एलिसा, यूरोपिया जैसे विशालकाय जहाजों में हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे गए। दक्षिण यूरोप के जहाज अधिकारी अपनी ही रक्षा में लगे रहे। विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे उस परिधि में जन्मने वाले में कुछ अन्यत्र से भिन्न प्रकार की विचित्रताएं देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ, हिमालय के निकट रहने वाले पहाड़ियों में अपराध की वृत्ति कम पाई जाती है। सरहदी पठानों का खूंखारपन प्रसिद्ध है। जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखते हैं कि यूरोपीय देशों के मिल मालिक अपने यहाँ अंग्रेज मजदूर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वे वेतन पाते ही शराब पीने में इतने मस्त हो जाते हैं कि कई दिनों तक काम पर नहीं आते। स्थान स्थान पर विभिन्न जातियों एवं समुदायों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वभाव, मान्यताओं, आकांक्षाओं एवं क्रियाकलाप, इन सभी में भारी अंतर दिखाई पड़ता है। किसी स्थान के निवासी अधिक बहादुर एवं साहसी होते हैं तो कहीं के अधिक खूंखार। किन्हीं किन्हीं जातियों में चरित्र निष्ठा विलक्षण दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं के व्यक्ति अत्यधिक उद्यमी होते हैं, जैसे कि जापान, इजराइल, डेनमार्क। उनकी क्रियाशीलता में वातावरण में घुले तत्वों का भी योगदान है। जूलियन हक्सले ने इस विशेषता को सांस्कृतिक विशेषता नाम दिया है तथा यह स्वीकार किया है कि सांस्कृतिक विशेषता को हर कोई उस वातावरण के सानिध्य में रहकर प्राप्त कर सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर जोशुल लेटरबर्ग, कैलिफोर्निया का मत है कि संसार के वर्तमान महामानवों के शुक्राणु संचय करने के लिए एक ऐसी बैंक स्थापित की जानी चाहिए जो उपयुक्त स्तर की महिलाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय संतानें प्राप्त करने के काम आ सके। वैज्ञानिक JBS हेल्डेन का कहना था कि मानव कलम को कुशलता से तैयार कर वर्तमान की सारी खामियों को दूर किया जा सकता है, जो भावी वैज्ञानिक प्रगति में संभावित सभी प्रतिकूलताओं का सामना कर सके, जिसमें दूसरे ग्रहों की यात्रा भी है। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन रॉन्से का विचार है कि मानव कलम का उपयोग व्यक्ति के खंडित स्वरूप में बदलने के लिए, उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के जीव कोशिका विशेषज्ञ रॉबर्ट मैकीवेल ने निम्न जाति के जीवधारियों पर मानवी कलम लगाकर उन्हें नर पशु या पशु नर स्तर के नए जीवधारियों की संरचना की बात सिद्धांततः स्वीकारी है। वे कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि समान जाति के बीच ही प्रजनन प्रक्रिया सीमित रहे। यह कदम रतिक्रिया द्वारा तो नहीं, पर जिन्स आरोपण के प्रयोग द्वारा आज न सही कल संभव हो सकता है। फिलाडेल्फिया के रॉबर्ट ब्रिग्स भी इस संभावना को स्वीकार करते हुए तथ्य शोध करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। जैक्सन लैबोरेटरी बार हर्बर्ट मैने के जीव पुनरुत्पादन विभाग के वैज्ञानिक पीटर हॉप के अनुसार
यदि स्तनधारी जीवों पर प्रयास किए जाए तो मानव कलम संभव है। अमेरिका के प्रायः 100 से भी अधिक विश्वविद्यालय, अब दर्जनों निजी शोध संस्थान जीन के परिवर्तन एवं प्रत्यारोपण पर शोध कर रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं रूस ने भी इस विषय में दिलचस्पी दिखाई है। वनस्पति जगत एवं मनुष्येतर प्राणियों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के सफल प्रयोग के उपरांत अब विज्ञान जगत में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्यों न वे प्रयोग मनुष्य की नस्ल सुधारने के लिए भी किए जाए। इस संदर्भ में वे संसार के मूर्धन्य नर नारियों से एक मार्मिक अपील करने जा रहे हैं कि वे अपनी प्रतिभा को भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाने की बात सोचें और व्यक्तिगत असुविधा को सहन करते हुए भी प्रतिभा संपन्न पीढ़ियों के सृजन में सक्रिय योगदान दें। यद्यपि इस प्रसंग में दाम्पत्य जीवन की सघनता पर आंच आने और नैतिक मूल्यों तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों में व्यतिक्रम होने जैसे खतरे सोचे जाते हैं, फिर भी विज्ञजनों का कथन है कि बड़े लाभ के लिए छोटे नुकसान उठा लेने में इतना हर्ज नहीं कि उतने से अपडर के लिए एक महान संभावना का परित्याग किया जा सके। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में नियोग प्रथा की परंपरा को शास्त्र सम्मत बताया है और उसका समर्थन किया है। नियोग का अर्थ है आवश्यकता अनुसार विवाहित पति पत्नी का अन्य किसी से संतानोत्पादन कर लेना। विशेष परिस्थितियों में इसे उन्होंने अनुचित नहीं माना है। साथ ही समर्थन में कई शास्त्र वचन तथा घटना उद्धरण भी दिए हैं। हनुमान पुत्र मकर ध्वज, भीम पुत्र घटोत्कच की कथा गाथाएं प्रख्यात है। व्यास जी ने अपनी 3 भावजों से नियोग करके पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया था। पराशर द्वारा मत्स्यगंधा के नियोग का भी पुराणों में उल्लेख है। ईसा मसीह का जन्म कुमारी माता के पेट से हुआ था। कर्ण का जन्म कुंती के उदर से हुआ। कुंती एक दिन गायत्री मंत्र का जप कर रही थी। महाभारत में कथा आती है कि वे उस दिन अत्यधिक ध्यानावस्थित थी। उन्हें लगा जैसे भगवान सूर्यदेव उनके पास है, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। उनका भर्ग यानी कि तेज उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और वे सचमुच गर्भवती हो गई। कर्ण सूर्य के समान तेजस्वी और अप्रतिम दानी थे। वह क्षमता महाभारत के और किसी योद्धा में नहीं थी। पांडु ने एक बार ऐसे मृग के जोड़े का वध कर दिया जो उस समय काम क्रीड़ा कर रहे थे। पांडु को मृगों ने शाप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। और इसके बाद की घटना है कि उनकी दोनों रानियों कुंती और मांद्री ने देव शक्तियों के आह्वान द्वारा अमैथुन पुत्रों का जन्म दिया। यम के पुत्र युधिष्ठिर साक्षात धर्मावतार थे। इंद्र के पुत्र
अर्जुन के शौर्य और पराक्रम का कोई और जोड़ीदार नहीं था। भीम मरुत पुत्र थे, उनमें वायु से भी प्रचंड बल विद्यमान था। नकुल सोम अंश से जन्मे होने के कारण ज्योतिर्विद्या के अद्वितीय पंडित थे। एकमात्र सहदेव ही ऐसे थे जो सहवास से पैदा हुए थे और वह ऐसे थे जिनमें अन्य भाइयों की अपेक्षा सांसारिकता का भाव और कामनाएं अधिक थीं। हम देव शक्तियों के संपर्क में आकर आत्म तेज विकसित करते हैं। उनका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ चला जाता है। यह बात हमें इन उदाहरणों से देखने को मिलती है। भारतीय अपने आप को देव शक्तियों का अंश, ऋषि पुत्र आदि मानते हैं। उनके ज्ञान, गुण, सौंदर्य आदि की समता पाश्चात्य जगत नहीं कर सकता। कौरव भ्रूण संतान थे। अंजनी पुत्र हनुमान पितृहीन संतान थे। इन घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि संसार में ऐसे तथ्य विद्यमान है जो गुण और स्वभाव से मानव प्रकृति के होकर भी ज्ञान, शक्ति और गुणों की दृष्टि से बहुत विकसित होते हैं। उनसे अतीन्द्रिय संपर्क स्थापित कर कोई भी स्त्री या पुरुष अपने आप में उन दैवी प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। आचार्य रजनीश जी उच्च स्तरीय नर नारियों की समुन्नत स्तर की संतानें पैदा करने की आवश्यकता बताते हैं और इसके लिए वीर्य बैंक की स्थापना तथा मानवी कलम लगाने का समर्थन करते हैं। कोशिकाओं द्वारा नए बच्चों को जन्म देने की बात अभी भविष्य के गर्भ में है, परंतु अमेरिका के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ग्राहम ने शुक्राणु बैंक की स्थापना की है और फरवरी 80 में अपने एक प्रयोग की सूचना दी है। इस प्रयोग को संसार भर में गंभीरता से लिया गया है। इस प्रयोग में अमेरिका की 3 महिलाओं में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं से गर्भ स्थापित किया है। इन महिलाओं ने रॉबर्ट ग्राहम के सीमेन बैंक से संतानोत्पादन के लिए सहायता ली। जिन वैज्ञानिकों से इस बैंक के लिए शुक्राणु प्राप्त किए गए, उनमें अधिकांश अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और मेधावी व्यक्ति हैं। एक वैज्ञानिक विलियम शॉकले को सन 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसी बात नहीं है कि रॉबर्ट ग्राहम ने इस तरह के प्रयोग की पहली कल्पना की हो। इस संबंध में प्रयास तो वर्षों से किए जा रहे थे। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस दिशा में ठोस कार्य किया था और काफी कुछ सफलता भी प्राप्त की थी। इस सफलता से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विज्ञान की एक नई ही शाखा अस्तित्व में आई, जिसे यूजेनिक्स, सुजनन विज्ञान कहा गया। सर फ्रांसिस गाल्टन के बाद इस दिशा में
कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के शुक्राणुओं से उनके समान ही प्रतिभा संपन्न संतानों को जन्म देने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। हरमन मूलर ने इस विचार से इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया था कि लोग प्रतिभाशाली और मेधावी संतानों को जन्म दे सकें। अब सुप्रजनन के संदर्भ में जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विशेष विज्ञान शाखा ही अपने प्रयोग परीक्षण में जुट पड़ी है। जिस प्रकार अन्यान्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपलब्धियां अपने चमत्कार दिखा रही हैं, उसी प्रकार सोचा यह भी जा रहा है कि प्रतिभाशाली महामानवों का भी उत्पादन बढ़ाया जाए। इनके बिना समाज की, विश्व की व्यवस्था एवं प्रगति का रथ रुका ही रहेगा। इस संदर्भ में उनकी पकड़ और पहुंच इसी परिधि में परिभ्रमण कर रही है कि उपयुक्त जोड़े मिलाकर वैसा प्रजनन संभव बनाया जाए। उपयुक्त से उनका तात्पर्य है स्वास्थ्य समर्थ। पशु जगत में इस दृष्टि से समर्थ नर मादाओं के जोड़े मिलाए जा रहे हैं। मादा से भी अधिक महत्व नर को दिया जा रहा है। पशुओं के प्रयोग मानवों पर कहाँ तक लागू होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तरीके क्या अपनाए जाएं, यह विवादास्पद हैं। तो भी इस निर्णय पर पहुंचने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि मानवीय प्रगति के लिए व्यक्तित्वों के मूलभूत आधार वंशानुक्रम को भी ध्यान में रखा जाए। आशा की जानी चाहिए कि आज नहीं तो कल कोई ऐसा मार्ग निकल आवेगा जिसमें दाम्पत्य जीवन की सुविधा तथा पवित्रता बनाए रखकर जिन्स स्तर पर मनुष्य को समुन्नत बना सकना संभव हो सके। कृत्रिम उपचारों की अपनी सीमा है एवं अध्यात्म अनुशासन इस सीमा तक जाने की आज्ञा भी नहीं देते। घटिया संतानों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा उचित यह है कि सुसंस्कृत संतति जन्म लें। बिना संयम उपचार अपनाए, कड़ी तप तितिक्षा किए वह भी संभव नहीं। आज के कामुकता से भरे वातावरण में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसका मूल कारण है दाम्पत्य जीवन में बरती जाने वाली वर्जनाओं का उल्लंघन। सुसंस्कृत नागरिक तभी इस धरा पर जन्म लेंगे जब उन्हें उपयुक्त वातावरण एवं उपयुक्त पात्र मिले। साधना उपचारों को अपनाकर ही सुसंस्कृत पीढ़ी सभ्य आदर्शनिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ सकती है और ये ही देव संस्कृति का उत्थान पुनरुद्धार कर सकते हैं। चैप्टर 3 समाप्त।